सो चलिए गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये समझते हैं कि रेडियस ऑफ एटम का सेंस क्या है। ये आप 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो जब आप पीरियोडिक टेबल देखते हो। इट इज नथिंग बट जो दो एटम, बेसिकली यहां पर क्योंकि सॉलिड स्टेट की बात हो रही है तो सॉलिड में क्या होता है, जो दो एटम होते हैं वो बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं। यस और नो, होते हैं कि नहीं होते? ये दो एटम है जो कि बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है। मेटल एटम है जो कि बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग रेडियस काउंट करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, इनके सेंटर पॉइंट यानी कि इनके न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस आपको मेजर करना होता है। ये चीज हम पहले सीख चुके हैं। तो मैं मान लेता हूं इनके न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग डी कह देते हैं। और अगर हमें रेडियस फाइंड आउट करनी है तो क्या करना है, इन न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को क्या कर दो, 2 से डिवाइड, तो आपको रेडियस मिल जाएगा। सिंपल सा काम है, सबको समझ में आ गया। और एक्चुअल में हमें यह भी पता है कि जो एटम होते हैं वो यूनिट सेल में, अलग अलग टाइप के यूनिट सेल में वो अरेंज होते हैं। तो बस उसके हिसाब से हमें क्या करना है, फाइनली यहां पर रेडियस ऑफ एटम और एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, उनके बीच में रिलेशन निकालना है। तो मैं आपको एक और चीज बताता हूं, व्हाट अबाउट एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, जिनके बीच में रिलेशन निकालना है। और क्या मतलब होता क्या है, जरा देखें। एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल का मतलब क्या है, देखो यहां पर हम लोग ज्यादातर कौन सी यूनिट सेल देखेंगे, क्यूबिक यूनिट सेल देखेंगे, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा। और क्यूबिक यूनिट सेल क्या होती है, जिसके अंदर a इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू c होता है, और अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री होता है। ये तो जानते हो। तो यहां पर वो यूनिट सेल में बना देता हूं, ध्यान से उसको देखिएगा। तो मैंने एक यूनिट सेल बनाया यहां पे, ये देखिए, ये क्यूबिक यूनिट सेल है, ठीक है। अब यहां पर हम लोग एज लेंथ किसको बोलेंगे वो हमें देखना है। तो देखिए यहां से लेके, देखिए एटम कहां होगा, हम जानते हैं कि अगर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हुआ तो यहां पर क्या होगा, कॉर्नर पे। तो यहां पर एज लेंथ का मतलब है ये डिस्टेंस, ये इसकी बात करा जा रहा है। इसको हम लोग किससे लिखेंगे, ए से, सबको मालूम पड़ा। सो इसको हम लोग एज लेंथ बोलते हैं। Now we have to find out the relation between radius and edge length. Edge length और radius के बीच में क्या रिलेशन होता है for different kind of unit cells, वो हमें फाइंड आउट करनी है। स्पेशली क्यूबिक यूनिट सेल के लिए ही कैलकुलेशंस हैं, बाकी किसी भी तरह की यूनिट सेल के लिए कैलकुलेशंस हैं ही नहीं, तो आपको टेंशन नहीं लेना। सो चलिए गाइस, अब हम फाइंड आउट करते हैं रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ यूनिट सेल। सबसे पहले हम किसके लिए कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे सिंपल के लिए। तो देखिए, इफ वी हैव अ क्रिस्टल सिस्टम जिसमें क्या है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इस्तेमाल हो रहा है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इस्तेमाल हो रहा है, तो उसके लिए जरा ध्यान से उसको देखो। अगर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इस्तेमाल हो रहा है तो हम जानते हैं सबसे पहले तो हम क्या बनाएंगे, क्यूबिक यूनिट सेल बनाते हैं। ये देखिए मैं यहां पर क्यूबिक यूनिट सेल बना रहा हूं, ध्यान से उसको देखिएगा, बहुत सिंपल है। और लिटरली आपको बस ये ध्यान से देखना है कि एक्चुअल में वो ड्राइव कैसे हो रहा है, अपने आप वो याद भी हो जाएगा। ये मैंने एक क्यूबिक सिस्टम बना दिया। अब वो सिंपल कैसे बनेगा, अब ये तो क्यूबिक सिस्टम ही बना है ना, क्यूबिक सिस्टम वाला क्रिस्टल आपने बना दिया, ठीक है, जिसमें यूनिट सेल क्यूबिक होगी। अब उसको सिंपल बनाना है तो उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको एटम अरेंज करने हैं, सिर्फ कॉर्नर्स पे करने हैं। आप जरा सोचिए, ये कॉर्नर पे ही एटम अरेंज होंगे, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, यस और नो, पढ़ चुके हैं ना। तो बस आप जरा ध्यान से इसको देखो, अगर एटम कॉर्नर पे अरेंज होंगे तो कोई दो कॉर्नर पास वाले पकड़ लेते हैं, सपोज ये वाले हमने लिए, तो यहां पर एटम कैसे अरेंज होगा, जरा ध्यान से इसको देखो। इसी तरह से होगा ना एटम अरेंज, स्फेरिकल होता है। ये पहला एटम हो गया और उसका सेंटर पॉइंट, और ये हमारा दूसरा एटम हो गया और ये उसका सेंटर पॉइंट। यस और नो, सबको समझ में आ गया। अब फिर से देखिए, हम जानते हैं कि यहां पर चेक कीजिएगा जरा ध्यान से, ये है रेडियस आर किसी एटम का, सबको समझ में आता है। ये उसी एटम का, देखिए जरा ध्यान से, ये भी क्या होगा, रेडियस आर, और ये जो है यूनिट सेल, ये यूनिट सेल का एज लेंथ हो गया ए। तो यहां से हमको साफ साफ एक चीज दिखाई दे रही है, क्या दिखाई दे रही है, दैट ट्वाइस ऑफ आर इज इक्वल्स टू ए, या आर इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे, a/2। सबको समझ में आ गया। ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। देखिए कितनी आसानी से हमने रिलेशन यहां पर ड्राइव कर लिया कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल अगर होगा तो उसके लिए यहां पर रेडियस और एज लेंथ के बीच में, रेडियस ऑफ एटम और एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा सिंपल वाले में, दैट इज ट्वाइस ऑफ आर इज इक्वल्स टू ए। सबको क्लियर हो गया, या आर इज इक्वल्स टू a/2। क्लियर हो गया ना सब लोगों को। सो चलिए उसके बाद सिंपल के बाद हम क्या करेंगे, बाकी जो बची है फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, रिलेशन ड्राइव करेंगे। टिल देन आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे चलते हैं, ले लीजिए। सो चलिए गाइस, अब हम रेडियस और एज लेंथ के बीच का रिलेशन किसके लिए देखने वाले हैं, फेस सेंटर्ड के लिए। तो ध्यान से इसको देखिए, सपोज हमारे पास फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, तो मैं यहां लिखता हूं फेस सेंटर्ड
ठीक है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल। ध्यान से उसको देखिएगा, अपने आप अंदाजा हो जाएगा कि निकाला कैसे जा रहा है। तो अगर कुछ और भी आता है तो आप निकाल पाएंगे, ठीक है। सो फाइनली फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। सबसे पहले तो क्यूबिक यूनिट सेल बनाइए। तो देखिए मैं यहां पर एक क्यूबिक यूनिट सेल बना रहा हूं, ये देखिए, ध्यान से उसको देखिएगा, ठीक है। ये क्यूबिक यूनिट सेल हुआ, चलिए ये हमारे पास क्यूबिक यूनिट सेल हो गया। अब अगर इस क्यूबिक यूनिट सेल को मुझे फेस सेंटर्ड बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जरा सोचो। फेस सेंटर्ड में क्या होता है, हमारे जो एटम होते हैं बेसिकली वो किधर होते हैं, कॉर्नर पे तो होते ही हैं। ये देखिए मैंने यहां पर कॉर्नर पे बना दिए हैं, क्लियर हो गया। या फिर आगे वाला फेस ले लेते हैं, ये तो पता ही है कॉर्नर पे होते ही हैं, ये लीजिए। अब इसमें क्या करेंगे, ये तो हमें पता है कि कॉर्नर पे होते हैं, ये तो क्लियर हो गया, ठीक है। साथ ही साथ कहां होते हैं, सारे 6 के 6 फेसेस में भी होते हैं, ठीक है। तो जरा ध्यान से इसको देखिएगा, 6 के 6 फेसेस के सेंटर पे, तो देखिए यहां पर एक दिखाई दे रहा है सब लोगों को, ये दूसरा, ठीक है, ये आगे, ये पीछे, तीसरा, ये नीचे, ये ऊपर, उसके बाद ये मेरी तरफ और ये उस तरफ, 6 हो गए ना टोटल। अब देखिए यहां पर एटम रखे हुए हैं, तो मैं अब कौन से वाले एटम ले रहा हूं, मुझे रिलेशन चाहिए यहां पर जो एटम रखे हुए हैं उनमें और एज लेंथ के बीच में। तो जरा ध्यान से उसको देखिएगा, अब जरा चेक कीजिए, ठीक है। मैं कोई भी एक फेस ले लेता हूं, सपोज मैं सबसे ऊपर वाला फेस ले रहा हूं। सबसे ऊपर वाला फेस कौन सा है, जरा मैं उसको क्या करता हूं, डैश कर देता हूं। जरा ध्यान से उसको देखो, आप ये वाला फेस ले लो, क्योंकि यहां पर एटम अटैच है, दिखाई दे रहा है, मैं इसको डैश कर देता हूं, दिखाई दे रहा है ना सब लोगों को, ये वाला फेस, बाकी को भूल जाओ, ठीक है। अब आपके एटम किधर किधर है, जरा ध्यान से उसको देखो। तो एक तो है आपका जो एटम है इस कॉर्नर पे, एक है बिल्कुल फेस के बीचों बीच, सही है, और एक इस कॉर्नर पे, सबको दिखाई दे रहा है। तो यहां पर किस तरह से अरेंज है, जरा एटम को देखो। तो एक एटम तो है यूं, ये देखिए, सही है, एक बिल्कुल बीचों बीच, सही है, और एक है यहां, 3 हो गए ना टोटल। तो जरा ध्यान से उसको देखो, तो यहां पर टोटल रेडियस कितना हुआ, देखो आर, ये वाला एक आर हो गया, मैं इसको लिख देता हूं, दिस इज फर्स्ट आर, यहां से लेके यहां तक सेकेंड आर, यहां से लेके यहां तक थर्ड आर, और यहां से लेके यहां तक आपका फोर्थ आर हो गया। तो टोटल 4 आर हो गए यहां पर। जरा ध्यान से उसको देखो, ये पूरा एटम है तो यहां पर 2 बार आर काउंट होगा, यहां पर एक आर, यहां पर एक आर, तो टोटल 4 आर हो गए, दिखाई दे रहे हैं सब लोगों को। तो बड़े ध्यान से उसको देखिएगा, ये हमारे पास हो गया टोटल 4 आर, तो 4 आर यहां पर मुझे दिखाई दे रहा है। मैं एक ट्रायंगल ले लेता हूं, यहां पे कोई भी ट्रायंगल ले लो, मैंने उस तरफ लिख दिया, तो ये वाला ट्रायंगल ले लो। बताइए यहां तक, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है, वो है ए, क्लियर हो गया। और इस स्पेस में यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है, वो भी है ए, सबको समझ में आ गया। तो विल टेक केयर, हम लोग क्या करते हैं, ये एक ट्रायंगल ले लेते हैं, जरा ध्यान से उसको देखो। तो फाइनली वी हैव अ ट्रायंगल, ये इस तरह से एक ट्रायंगल है, देखिए, जिसमें यहां है ये ए, क्लियर हो गया सब लोगों को। ये भी कितना है ए, और ये कितना है 4 आर, दिखाई दे रहा है सब लोगों को, 4 आर, सबको क्लियर है। तो चलिए, अगर ये ए है, ये ए है और ये 4 आर है, तो यहां पर क्या कर सकते हैं हम लोग, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, सबको समझ में आता है। सो फाइनली पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, जरा ध्यान से उसको चेक करो। सो पाइथागोरस थ्योरम हमें ये कहती है कि यहां पर इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर ऑब्वियसली इसके स्क्वायर के इक्वल होगा, यस और नो। पाइथागोरस थ्योरम पढ़े हो ना तुम लोग, तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से देखो 90 डिग्री एंगल किधर है, ये है 90 डिग्री एंगल। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, आप उसको यूं भी कर सकते हो, इसको खड़ा कर दो ना यहां पे। सो ये ऐसा ही तो हुआ, ये ऐसा हुआ, जरा देखिए, एक्चुअल में ये है ए, अगर ढंग से क्लियर करना है तो ये ए हो गया, ये भी क्या हो गया ए, सबको क्लियर है। ये हुआ 90 डिग्री का एंगल। आप खुद से सोचिए ना कि ऊपर वाला फेस लिया है तो यही एंगल हुआ ना 90 डिग्री का, सबको समझ में आ गया। ये एंगल थोड़ी होगा 90 डिग्री का, सबको समझ में आता है, ये पूरा एंगल होता है 90 डिग्री का, ये तो नहीं है 90 डिग्री का। तो इसका मतलब यहां से इस ए और इस ए के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, और ये कितना है 4 आर, सबको समझ में आता है। तो यहां पर पाइथागोरस का थ्योरम लगा सकते हो ना। तो फाइनली क्या होगा, दैट इज ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 4 आर स्क्वायर, यस और नो। पाइथागोरस का थ्योरम तो आता है ना सब लोगों को। नाउ इफ इट इज ए, इट इज बी, इट इज सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर, सबको समझ में आ गया। सो फाइनली ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 16 आर स्क्वायर, यही हुआ। सो फाइनली यहां पर क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16/2 आर स्क्वायर। सो फाइनली ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो गया 8 आर स्क्वायर, सही है। सो ए इज इक्वल्स टू कितना हुआ, 8 को क्या लिखेंगे, दैट इज 4 इंटू 2, जब इसकी रूट लगा देंगे तो 2√2 हो गया, 2√2 आर।
तो यहां पर r इज इक्वल टू क्या हो गया, दैट इज a/2√2। यह आप लोगों को ध्यान रखना है, दिस इज अगेन सो मच इंपॉर्टेंट। तो यह आपका सेकंड रिलेशन आ गया, किसके लिए, फेस सेंटर्ड के लिए। ध्यान से उसको समझिए, कोई एक ऊपर वाला फेस ले लीजिए, ठीक है, और वहां पर एटम कहां कहां अरेंज हैं उसको जरा चेक कर लीजिए, क्योंकि यहां पर फेस में भी अरेंज थे एटम, इसलिए मैंने यहां पर क्या किया, एक एटम ये, एक एटम ये, एक एटम ये। क्लियर हो गया। सो फाइनली यहां पर देखिए इस एटम का ये आर रेडियस, आर आर और आर, टोटल 4 आर हो गए, ये ए और ये ए। क्लियर हो गया। उसको मैंने यहां पर फ्रेशली बना दिया, ये ए और ये 4 आर। तो यहां पर पाइथागोरस का थ्योरम लगा दिया और फाइनली इस तरह से उसको ड्राइव कर लिया। सिंपल है, बहुत ही ज्यादा ध्यान से उसको देखिए। सबको क्लियर हो गया। सो फाइनली यहां पर r इज इक्वल टू a/2√2। ये आपको ध्यान रखना है, फेस सेंटर्ड में रेडियस और एज लेंथ के बीच में ये रिलेशन होता है। सबको क्लियर हो गया। सो ये मतलब निकला इसका। चलिए अब हमने किया फेस सेंटर्ड के लिए, अब हम करते हैं बॉडी सेंटर्ड के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से उसको देखिएगा। बॉडी सेंटर्ड के लिए मैं इस तरफ कर रहा हूं, तो देखिए बॉडी सेंटर्ड के लिए क्या होगा, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, क्यूबिक यूनिट सेल बनाओगे, ठीक है। सो फाइनली हम लोग यहां पर क्यूबिक यूनिट सेल बना रहे हैं, तो जरा ध्यान से उसको देखो। ये हमने बना दिया जी क्यूबिक यूनिट सेल। देखिए ये हमारा हो गया क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। अब यहां पर बॉडी सेंटर में क्या होता है, बॉडी सेंटर में बॉडी के बीचों बीच एक एटम होता है। तो यहां पर देखो बॉडी सेंटर में हम लोग किसको गौर से देखेंगे, बॉडी डायगोनल को। व्हाट इज बॉडी डायगोनल, तो मैं आपको एक चीज गैस करने को बोलूंगा, ध्यान से उसको देखिएगा। बॉडी डायगोनल का मतलब जिस रूम में बैठ के आप लोग देख रहे हैं, सपोज कीजिए, अब देखिए बॉडी सेंटर में क्या होगा, सभी कॉर्नर पे होगा एटम। तो मैं यहां पर सिर्फ वो वाला बनाता हूं जो मुझे जरूरत है। सभी कॉर्नर पे होगा, मैं पहले ही कह रहा हूं, लेकिन बनाऊंगा मैं वही जिसकी मुझे जरूरत है, ठीक है। सो मैंने एक कॉर्नर ले लिया। आप जहां बैठे हैं उसके सामने वाली दीवार का एक कोई भी कॉर्नर पकड़ लो, ऊपर वाला, क्लियर है, और अपने पीछे वाली दीवार का दूसरा कॉर्नर पकड़ लो, नीचे वाला, जस्ट उसके सामने वाला। देखिए ये अगर एक वॉल है तो मैंने वो वाला कॉर्नर पकड़ा, सबको समझ में आ गया, और उसके जस्ट सामने बिल्कुल उसके अपोजिट नीचे वाला कॉर्नर पकड़ लिया। क्लियर है। तो यहां पर देखिए इसको हम लोग बॉडी डायगोनल कहेंगे, बॉडी डायगोनल कहते हैं इसको। ये एक रूम है, आप जिस रूम में बैठे इमेजिन करिए कि वहां पर आपका एक कॉर्नर पकड़ लीजिए और यहां से ठीक उसके जस्ट सामने अपोजिट एक दूसरा कॉर्नर पकड़ लीजिए, तो उसको हम लोग बॉडी डायगोनल कहते हैं। तो यहां पर ये हुआ जी हमारा बॉडी डायगोनल। ध्यान से उसको देखो, बॉडी डायगोनल हमने क्यों लिया, ये हो गया हमारा बॉडी डायगोनल। क्यों लिया हमने बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल हमने इसलिए क्या लिया क्योंकि बिल्कुल बीचों बीच भी हमारे पास एक एटम होता है, बॉडी के बीचों बीच। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमने क्यों लिया। अब खुद से इमेजिन करो, जब यहां से लेके हम लोग जाएंगे दूसरे कॉर्नर की तरफ, तो बीच में वो वाला आपका जो एटम रखा हुआ वो भी आ जाएगा। तो बस वही वाला सीन है यहां पे। तो हम इसको रख के दिखाते हैं। बाकी आपको क्या करना है, सिर्फ बॉडी डायगोनल गैस करना है। एक कॉर्नर जस्ट उसके सामने उसी रूम में नीचे वाला कॉर्नर पकड़ना है, बॉडी डायगोनल बोलते हैं इसको। अब यहां पर एटम अटैच कैसे होंगे, जरा ध्यान से उसको देखो। इसका ये रहा एटम दिखाई दे रहा है, बॉडी के बीच में पड़ा हुआ ये वाला एटम, और फिर एक एटम यहां पे दिखाई दे रहा है ना सब लोगों को। आप फिर से काउंट करिए, यहां से यहां तक इस एटम का क्या हो गया, आर, फिर इस एटम का ये आर, इस एटम का ये आर, और इस एटम का ये आर, टोटल फिर से कितना हो गया, 4r, विच इज इक्वल्स टू। अब बॉडी डायगोनल का सीन क्या है, मैं आपको सिंपली एक ही बात बोलता हूं, जरा ध्यान से इसको चेक करो। जैसे यहां पर हमने पाइथागोरस लगाया था, तो सिर्फ यहां पर देखिए इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट पर आप गए कैसे, आप दो बार, एक बार ये ए चले, एक बार ये ए चले। मैथमेटिक्स यही कहती है कि आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गए कैसे, आप ये एक बार ए और एक बार ए यहां तक पहुंच गए। ऐसे आप जरा सोचो कि बॉडी डायगोनल में इस एटम यानी कि एटम नंबर 1 और एटम नंबर 2, ये डिस्टेंस को आप कैसे चलोगे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, एक बार ये डिस्टेंस चलोगे, जरा चेक करना उसको ध्यान से। एक बार तो ये ए डिस्टेंस चलोगे, सबको समझ में आ गया। फिर आप नीचे आओगे, ये एक बार ए डिस्टेंस ये वाली चलोगे, सही है। फिर ए डिस्टेंस यहां तक चलोगे, आप इस पर्टिकुलर पॉइंट तक पहुंच जाओगे। क्लियर हो गया। बस यहां पर आपको क्या करना है, बॉडी डायगोनल के रिस्पेक्ट में पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। क्लियर हो गया। तो बहुत सिंपल है। तो हमको मैथमेटिकली क्या समझ में आता है कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर किसके बराबर होगा, बॉडी डायगोनल के स्क्वायर के बराबर होगा।
वो बहुत सिंपल है, जरा ध्यान से उसको देखिए, बहुत ही सिंपल है। मैं आपसे कहता हूं जरा इस डायग्राम को देखिए, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, ये क्या हो गया, फेस डायगोनल के बराबर होता। ये आपका फेस डायगोनल है बाय द वे, जो फेस सेंटर में क्या, दैट इज अ फेस डायगोनल, इसको हम लोग फेस डायगोनल बोलते हैं। जबकि जब हम लोग बॉडी के लिए कर रहे हैं तो उसको बॉडी डायगोनल कहेंगे। आप बस ये ध्यान रखिए कि पॉइंट नंबर 1 से पॉइंट नंबर 2 की तरफ आप कैसे जा रहे हो। तो ए डिस्टेंस ये चला, ए ये चला, ए ये चला, आप पहुंच गए। तो फाइनली ये 4r, आप सीधे भी जा सकते हो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, वो कितना डिस्टेंस चल रहे हो, 4r। तो हमारी मैथमेटिक्स ये कहती है कि 4r का जब आप स्क्वायर करोगे, ठीक है, वो किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये मतलब निकलता है। अब यहां पे भी आपने यही किया, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाते तो आपके पास एक रास्ता ये था 4r, एक रास्ता ये था कि आप ए से ए डिस्टेंस ये चलते, ए डिस्टेंस ये चलते, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ये जो हमारे पास डायगोनल दिख रहा है फेस डायगोनल, उसकी स्क्वायर के बराबर होगा। ऐसा ही हमने यहां किया है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये 4r की स्क्वायर के बराबर होगा, दैट्स इट। तो यहां पर क्या होता है ना, यहां पर 2a स्क्वायर 4r की स्क्वायर के बराबर होता है, यहां पर 3a स्क्वायर 4r की स्क्वायर के बराबर होता है, सिर्फ इतना सा ही डिफरेंस है। अगर आप ये समझ गए तो समझो काम हो गया। सो फाइनली यहां पर क्या लिखूंगा, 3a स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4r की स्क्वायर करोगे तो कितना हो गया, 16r स्क्वायर, यस और नो, ठीक है। सो फाइनली यहां पर क्या करूंगा, जरा चेक करो। सो r स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, 3/4 a स्क्वायर, सबको समझ में आ गया। या फिर a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, 3/16, सॉरी, हाँ, तो 16 को नीचे लेके जाएंगे। या फिर a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, दैट इज 16r स्क्वायर बाई 3। कुछ भी ले लो, अगर आप r के बीच में रिलेशन निकालने चाहते हो तो यहां से निकाल लो, a के बीच में निकालना चाहते हो तो इधर से निकाल लो। अब उसकी रूट लोगे तो क्या लिखोगे, r के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहां पे भी r के रिस्पेक्ट में निकाला है, तो क्या लिखोगे, दैट इज वेरी सिंपल। सो r इज इक्वल टू क्या हो गया, अंडर द रूट 3 बाई यहां क्या लिखोगे, दैट इज 4, और साथ में क्या लिखोगे, a। ये लीजिए आपका यहां का रिलेशन आ गया बॉडी डायगोनल के रिस्पेक्ट में, सबको समझ में आ गया। सो फाइनली ये रिलेशन को ध्यान से चेक कर लो। सो फाइनली गाइस हमने यहां पर a और r के बीच में रिलेशन निकाल लिया। बॉडी सेंटर के लिए आता है r इक्वल टू रूट 3a/4, दिखाई दे रहा है, और फेस सेंटर के लिए आता है r इक्वल टू a/2 रूट 2। अब मैं इसको सिमिलर बना देता हूं जिससे आपको याद करना और आसान हो जाएगा। तो जरा ध्यान से इसको देखो मैं क्या कर रहा हूं। देखो, क्या मैं यहां पर रूट 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता हूं, ऊपर नीचे कर सकता हूं कि नहीं, सही है। तो मैंने यहां रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे। अब देखो याद करने का तरीका, दैट इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो यहां पर देखिए फेस सेंटर्ड के लिए यहां लिखता हूं, फेस सेंटर्ड के लिए क्या रिलेशन आ रहा है, दैट r इज इक्वल टू रूट 2 a/4, यस और नो। ये देखिए, ये रूट 2 मैंने यहां लिख दिया, a साथ में है ही, और यहां पर 2 रूट 2 कितना हो गया, 4, रूट 2 इंटू रूट 2 होता है, 2 इंटू 2 4 हो गया, ठीक है। ऐसा क्यों लिखा मैंने, क्योंकि वो वाला रिलेशन भी कुछ ऐसा ही है। ये हो गया फेस बॉडी सेंटर का रिलेशन, में नीचे लिख रहा हूं बॉडी सेंटर के लिए क्या है, r इज इक्वल टू रूट 3a/4। ये देखिए सिर्फ इतना ही फर्क है। ये देखिए यहां पर आता है फेस डायगोनल, जबकि यहां पर बॉडी डायगोनल होता है, ठीक है। तो फेस डायगोनल में हम लोग a और a की स्क्वायर और a की स्क्वायर से 2 बार a की स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है, 2a स्क्वायर, जबकि वहां पर क्या लिखते हैं, 3a स्क्वायर। तो यहां पर अपने आप मालूम पड़ जाएगा, यहां पर रूट 2a/4 आएगा, यहां पर रूट 3a/4 आएगा, दैट्स इट। तो ये देखिए रूट 3a/4, यहां पर रूट 2a/4। अब याद करना कितना आसान हो गया, क्योंकि ये सिमिलर है। और सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, क्योंकि यहां पर 2 बार ही a चलना पड़ता है, वहां पर 3 बार a चलना पड़ता है। यहां पर रूट 2 आएगा, यहां पर रूट 3 आएगा। जबकि प्रिमिटिव के लिए यानी कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए आपने क्या निकाला, दैट इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सिंपल, दैट इज r इज इक्वल टू a/2। सबको समझ में आ गया। सो यहां पर r इज इक्वल टू a/2, यहां पर r इज इक्वल टू रूट 2a/4, यहां पर r इज इक्वल टू रूट 3a/4, दैट्स इट। और अगर आपने तरीके सीख लिए हैं तो अगर कोई अलग कोई यूनिट सेल भी आता है, बाय द वे वैसे आता नहीं है लेकिन आए तो आप निकाल सकते हो वहां पे, सबको समझ में आ गया। लेकिन इसके बियॉन्ड कभी क्वेश्चन जाता नहीं है, सो डोंट वरी अबाउट इट। तो फटाफट से देख लीजिए एक बार फिर से, फेस सेंटर्ड के लिए हमने कोई भी एक फेस पकड़ा, जैसे कि ऊपर वाला फेस पकड़ लिया, सबको समझ में आ गया, और उस फेस में 2 कॉर्नर और यहां पर उस फेस के बीचों बीच, तो एक्चुअल में फेस डायगोनल हमने लिया है, सबको समझ में आ गया। तो ये डिस्टेंस a है, ये डिस्टेंस a है, और ये यहां पर एटम अटैच है, तो यहां पर इसको 4r हमने काउंट किया। सो दिस इज 4r, दिस इज a, दिस इज a, और हमने यहां से रिलेशन निकाल लिया, सबको मालूम पड़ा। सो फाइनली रिलेशन कितना है, रूट 2a/4, क्लियर होता है। और बॉडी सेंटर के लिए बॉडी डायगोनल को हमने लिया है,
तो यहां पर देखिए ये बॉडी डायगोनल हमने ले लिया, एक कमरे का एक कॉर्नर उसके जस्ट सामने नीचे वाला कॉर्नर पकड़ा, क्योंकि बीच में भी एटम था तो इसलिए हमने इसको पकड़ा बॉडी डायगोनल को। तो यहां पर भी 4r इज इक्वल टू क्या हुआ, ए। सबको समझ में आ गया। तो यहां पर भी अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाओ कैसे लगाओगे, 4r स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 16r स्क्वायर, दैट्स इट। वहां से आपने रिलेशन ड्राइव कर लिए, क्लियर हो गया। अब मैं इसको क्या कराता हूं, अब मैं इसको समराइज करता हूं और एक टेबल बनाता हूं जो आपको काफी ज्यादा काम देगी आगे, क्योंकि हमें आगे पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है, लेकिन उससे पहले उसको समराइज करना जरूरी है। सो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, समराइज एक बार फटाफट से समरी देख लेते हैं, ले लीजिए फटाफट से। सो चलिए गाइस अभी समरी कर लेते हैं जितना हमने पढ़ा, क्योंकि अब जो भी मैं लिखने वाला हूं वो आपको आने वाली कैलकुलेशंस में काम देगा, क्योंकि आगे हमें पैकिंग एफिशिएंसी भी देखनी है और भी बहुत सारी कैलकुलेशन और न्यूमेरिकल करने हैं, उसमें एक काम देगी ये टेबल जो भी हम देखने वाले हैं, ठीक है। सो स्पेशली 3 तरह की जो यूनिट सेल हैं उसी पे क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं और उसी के लिए हमने ए और आर का रिलेशन भी ड्राइव किया और पैकिंग एफिशिएंसी भी उसी के लिए ड्राइव करेंगे। फिर मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगा कि एक्चुअल में उसको इस्तेमाल करते कैसे। सबको समझ में आ गया। सो समरी क्या है, तो देखिए सबसे पहले मैं यहां पर क्या लिखूंगा, क्रिस्टल सिस्टम। तो मैं यहां लिख देता हूं क्रिस्टल सिस्टम, ध्यान से उसको देखिएगा, क्रिस्टल सिस्टम, ठीक है। उसके बाद क्रिस्टल सिस्टम के साथ रैंक आपको यहां पर रैंक मिलेगी, रैंक ऑफ यूनिट सेल या क्रिस्टल सिस्टम। सबको समझ में आ गया। रैंक के बाद यहां पर मैं लिखूंगा रिलेशन, ठीक है, रिलेशन इन ए एंड आर, क्योंकि ये चीजें बहुत काम आएंगी आगे की कैलकुलेशन में। एक्चुअल में यही सबसे इंपॉर्टेंट है। सो ये सबसे पहला जो क्रिस्टल सिस्टम यहां पर सबसे ज्यादा उन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है सिंपल वाला, ठीक है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अगर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है जिसको हम लोग प्रिमिटिव भी कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, तो आप समझ जाइएगा क्यूबिक यूनिट सेल। अगर सिंपल या प्रिमिटिव दे रखा है तो उसका रैंक, यानी कि रैंक का मतलब क्या होता है, एटम पर यूनिट सेल। तो यहां लिख देता हूं, दिस इज एटम पर यूनिट सेल। एटम पर यूनिट सेल कितना होता है, 1। एक तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी क्योंकि पैकिंग एफिशिएंसी में यही टेबल काम आएगी। सो यहां पर रैंक उसकी होती है 1। और ए और आर में क्या रिलेशन होता है, दैट इज आर इज इक्वल टू ए बाई 2, ठीक है। या फिर हम लोग कहें ए इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, ट्वाइस ऑफ आर। कोई भी रिलेशन आपको काम आ सकता है, वो मैं आपको कैलकुलेशन के टाइम पे बताऊंगा। सबको समझ में आ गया। सो पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी जो चीज आपको काम देगी, और इसको याद कर लेना आपको पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेशन से पहले, दूसरी होती है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ध्यान से उसको देखते रहिएगा, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। उसकी रैंक कितनी होती है, रैंक मतलब एटम पर यूनिट सेल होते हैं 4। ये हम पहले देख चुके हैं, लास्ट वीडियो में हमने कैलकुलेट किए हैं, करे ना। सो फाइनली यहां पर कितना होगा, 4। और यहां पर रिलेशन क्या होगा, दैट इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, आर इज इक्वल टू क्या लिखोगे, √2a/4। ये आपको याद रखने हैं। सबको समझ में आ गया। या फिर a इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 4r/√2। ये लो, ठीक है। आपको इनमें से कोई भी रिलेशन काम आ सकता है, वो मैं कैलकुलेशन के टाइम पे आप लोगों को क्लियर करूंगा ही। सो डोंट वरी अबाउट इट। तो ये ध्यान रखना है आपको, पैकिंग एफिशिएंसी के टाइम पे बहुत काम आएंगे। और एक्चुअल में ना ये जो टेबल है उसमें सीधे क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे जाते हैं। सो आप एक बार आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो भी बुक है आपके पास उसमें चेक करिएगा, या फिर मैंने जो शीट प्रोवाइड की है सॉलिड स्टेट की, उसमें भी आपको सीधे क्वेश्चन मिलेंगे। तीसरा कौन सा है, फेस के बाद बॉडी सेंटर्ड। तो मैं लिखता हूं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। अगर आपके पास क्रिस्टल सिस्टम में बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है जिसमें कि कॉर्नर और बॉडी के अंदर होता है, तो वहां पर रैंक कितनी होती है, 2, यस और नो, 2 होता है। और वहां पर आर और ए के बीच में रिलेशन, आर इज इक्वल टू सिर्फ √2 की जगह क्या लगाना है, √3a/4। या फिर हम कहें ए इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 4r/√3। बस ये इंपॉर्टेंट है और इसको हम लोग बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने वाले हैं आगे वाले टॉपिक में, दैट इज पैकिंग एफिशिएंसी। टिल देन आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो और मैं आपको गारंटी देता हूं कि इसमें से क्वेश्चन आपको 100% मिलेंगे। अपनी शीट सोल्व करते टाइम इनको ध्यान से देखो। एक तो रैंक पूछा जाता है, दूसरा आर और ए के बीच में रिलेशन सीधे पूछे जाते हैं, और ये सीधे सीधे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इसके अलावा हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे अगले वीडियो में। टिल देन फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। सो फाइनली गाइस, डू वर्क हार्ड। आज फिर से मैं आपको क्लियर कर देता हूं, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे हमारे यहाँ अनअकैडमी जो प्लेटफॉर्म है उस पे ऑलरेडी मैं केमिकल इक्विलिब्रियम एंड आयनिक इक्विलिब्रियम कंप्लीट कर चुका हूं।
दोनों कंप्लीट हो गए हैं। सो जो बच्चे यहां पर कंटिन्यूसली वीडियो देख रहे हैं वो अनअकैडमी में अपना इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर भी खत्म कर सकते हैं। आयनिक इक्विलिब्रियम का मैं यहां पर होमवर्क भी आप लोगों को कंटिन्यूसली दे रहा हूं, आप एक बार क्लियर कर लीजिएगा क्योंकि उसके क्वेश्चन भी बहुत आते हैं और एक्चुअल में बहुत आसान होता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होमवर्क गिवन है जिसको आप करोगे, और साथ ही साथ इन वीडियोस को ध्यान से देख के अपने नोट्स प्रॉपरली बनाना। सबको समझ में आता है? नोट्स प्रॉपरली बनाना सबको क्लियर है? सो फाइनली गाइस अगली वीडियो मिलते हैं। टिल देन क्या करना है आपको? सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है इन वीडियोस को उन बच्चों को जो कि कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। सो गाइस स्प्रेड दिस मैसेज, वी नीड कोचिंग फ्री इंडिया। थैंक यू सो मच गाइस, अगले वीडियो मिलते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।